साथियों नमस्कार। आज आपका फिर एक बार स्वागत है एजुकेशन विद मनीष पर। और हम लोगों ने देखा था जैसे संविधान की क्लास हो गई थी, दूसरी क्लास के बारे में हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ने के लिए हम लोग रनिंग में थे, हम लोग बढ़ रहे थे आगे। आज हमारी संविधान की दूसरी क्लास होगी। तो मैंने पहली क्लास में आपको ये बता दिया था कि संविधान क्या है, संविधान में क्या-क्या हमको पढ़ना है, कैसे क्या करना है, इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं। तो अब आइए हम दूसरी क्लास में बात कर रहे हैं कि संविधान क्यों ज़रूरी पड़ा या संविधान बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी थी और सर कब बना था, सर क्यों बना था और सर इसको बनाने में टाइम कितना लगा था। सर इन सब चीज़ों पर ये सबसे पहले किसके दिमाग में आया कि सर संविधान होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और मैंने आपसे वायदा किया है कि जीएस को उँगलियों पर नचाने का काम सिर्फ मेरा होगा और आप मेरा साथ दीजिए और बाकी हम लोग दोनों लोग कंप्रोमाइज़ करके ही चलेंगे। तो आइए आज हम लोग दूसरी क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारी क्लास संविधान की बेटा पहली क्लास हमारी हो चुकी है। संविधान की पहली क्लास हो चुकी है। आज हमारी सेकंड क्लास है, क्लास नंबर 2 है। तो इसमें हम लोगों ने बात कर दी है कि संविधान क्या है, संविधान कैसे क्या है, इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज बात करना है कि संविधान बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी और सर सबसे पहले माँग किसने करी थी और सर क्यों करी थी। तो आपको मैं एक कहानी सुना रहा हूँ पहले आपको, देखिए जीएस में कहानी ज़रूरी है। जीएस आपसे याद नहीं होगी, आपने देखा है, पढ़ा है लोगों से, सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को जीएस में होती है और लोगों का मानना होता है कि सर जीएस हमसे नहीं हो पाएगी। मैंने आपसे वादा किया कि जीएस आपसे ही होगी और ये मेरी गारंटी होगी कि जीएस आपसे ही होगी और ये मेरा पूरा का पूरा वादा आप सच कर दूंगा। बस कहानी के माध्यम से आपको जीएस पढ़ना है, हर कीमत पे आपको कहानी सुनना है। तो आइए मैं कहानी बता रहा हूँ। तो पहले यहाँ पे लोग बात करेंगे संविधान सभा। इसमें हमारा टॉपिक है बेटा संविधान सभा। अब संविधान सभा के बारे में बात करें कि सर संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी और सर कब की थी और सर क्यों की थी, इन सब चीजों पर चर्चा होनी चाहिए। तो बेटा सबसे पहले मांग जो हुई थी वो 1895 95 में बाल गंगाधर तिलक ने, ध्यान रखना किनका नाम, बाल गंगाधर तिलक ने, गंगाधर तिलक ने सबसे पहले ये मांग करी थी 1895 में। इन्होंने कहा कि भारत की एक संविधान सभा होनी चाहिए। देखिए 1895 में मांग करी है, हम लोग उस समय आजाद नहीं हुए, नहीं आजाद थे, नहीं आजादी का कोई अता पता था। उस समय पहली बार हमारे बाल गंगाधर तिलक ने ये पहली बार मांग करी थी कि एक भारत की संविधान सभा होनी चाहिए। इन्होंने जिससे मांग करी थी उसका नाम था स्वराज विधेयक, एक लेटर था, एक पत्र था स्वराज विधेयक। उस स्वराज विधेयक के माध्यम से इन्होंने मांग करी थी। अभी आप ये ध्यान रखना किससे माध्यम से बात करी बेटा, स्वराज विधेयक, इनके इससे माध्यम से इन्होंने मांग करी थी। इनकी बात पर कोई अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया और इनकी बात पर कोई भी किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर इन्होंने इनकी बात को ध्यान इग्नोर मारा गया। फिर अगली जो मांग की गई थी वो बेटा मांग की गई थी 1922 में, डेट याद रखिएगा 1922 में। और 1922 में मांग करने वाले थे गांधी जी। गांधी जी ने मांग करी थी कि भारत की एक संविधान सभा होनी चाहिए, मगर अंग्रेजों ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। अंग्रेजों ने इस बात पर कोई एक्शन नहीं लिया कि अंग्रेज हर चीज दे सकते हैं मगर वो हमको आजादी नहीं दे सकते। ये मांग हम लोग लगातार कर रहे थे, 1922 में मांग की थी मगर उसके बाद भी अंग्रेजों ने कोई ध्यान नहीं दिया इस तरफ। फिर उसके बाद बेटा 1922 के बाद हम लोगों ने 1934 में मांग की थी, 1934 में ध्यान रखना। और मांग करने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना कौन थे बेटा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये मांग करी थी भारत की एक संविधान सभा होनी चाहिए, मगर अंग्रेजों ने इस बात पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने, देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अंग्रेज हर चीज दे सकते हैं मगर भारत को आजादी नहीं दे सकते। उस टाइम हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने मांग करी थी और उसके बाद हमारे नेहरू जी ने 1922 में मांग करी थी। इसके बाद हमने फिर मांग करी थी कब, 1934 में। किन्होंने मांग करी थी बेटा, ये मांग करी थी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, मगर उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद फिर हमारे एक नेता सामने आए और इन्होंने मांग करी थी 1936 में जाकर। इन्होंने मांग करी जिनका नाम था बेटा पीटी नेहरू, जिसे कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका पूरा नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने भी मांग करी थी कब, 1936 में। ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि सर किसने मांग करी थी, कब मांग करी थी। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग मुझसे बात करना चाह रहे हैं। तो इन्होंने बेटा मांग करी थी, वो करी थी लखनऊ से, ध्यान रखना।
कहां से की थी बेटा? लखनऊ से कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस की बैठक चल रही थी, इन्होंने यहां से मांग करी थी। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि नेहरू जी ने मांग कब और कहां से की थी, तो डेट याद रखना 1936 में, और लखनऊ से मांग की थी। नेहरू जी ने फिर दोबारा मांग की थी, और नेहरू जी ने जो मांग की थी बेटा 1937 में, नेहरू जी ने फिर दोबारा मांग की। किन्होंने? नेहरू जी ने फिर दोबारा मांग की। हाँ भैया, मैं आपको देख पा रहा हूं। इसके बाद जो बेटा मांग की गई थी, ध्यान रखना, ये जो मांग हुई थी बेटा, ये फैजपुर से की गई थी। फैजपुर, हाँ, फैजपुर में बेटा क्या था? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अधिवेशन बोलते हैं बैठक। और ये बेटा कहां पड़ता है? ये पड़ता है महाराष्ट्र में, हमारा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से फिर मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी? कि भारत की एक संविधान सभा होनी चाहिए। ये मांग की थी किन्होंने? हमारे पीटी नेहरू ने। मगर इसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। हम लोग लगातार मांग कर रहे थे, लगातार मांग कर रहे थे, मगर उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। उसी समय ध्यान रखिए, सेकेंड विश्व युद्ध। हाँ, सेकेंड विश्व युद्ध क्या हो गया? उसी समय सेकेंड विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। सेकेंड विश्व युद्ध जैसे ही प्रारंभ हुआ, तो उस समय जो ब्रिटेन के पीएम थे, वो थे लॉर्ड चर्चिल। हाँ, लॉर्ड चर्चिल उस समय ब्रिटेन के पीएम थे। जब विश्व युद्ध शुरू हुआ था, ये सर कब शुरू हुआ था? ये 1939 से लेकर 1945 के मध्य चला था। तो उन्होंने ये सोचा, चर्चिल ने, कि एक हमारा गुलाम देश है जो भारत है, यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से नौजवान लड़कों को लाएंगे, और लाने के बाद यहाँ से अपनी तरफ सेना बड़ी करके, और जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है उसमें अपनी सेना का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। ये इसी मंशा को लेकर ये भारत आए, और आने के बाद इन्होंने हमारे नेताओं से बात की। इन्होंने ये बात कही थी कि देखिए, आप जो मांग कर रहे हैं, किसकी मांग कर रहे थे? हमारे नेता लगातार मांग कर रहे थे संविधान सभा की। और उस समय के जो हमारे ब्रिटेन के जो पीएम साहब थे, लॉर्ड चर्चिल, इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। उस समय ये आए, उन्होंने ये बात कही थी कि हम आपकी संविधान सभा बना देंगे, हम आपकी मांगों को स्वीकार करते हैं। देखिए, ये बड़ा थोड़े से चालू टाइप के थे, इन्होंने हमें लुभाने का प्रयास किया। इन्होंने ये, उस समय इनका वक्त आ गया, तब ये कह रहे हैं कि हम आपकी संविधान सभा बना देंगे, मगर ऐसा करिए, उससे पहले आप क्या करिए, भारत के नौजवानों को, भारत के जो नौजवान हैं उनको हमें दे दीजिए, और हम अपनी सेना में भर्ती कराकर, और इस जो समय युद्ध चल रहा है, उस युद्ध का रिजल्ट आने के बाद हम आपकी संविधान सभा बना देंगे। उस समय हमारे नेताओं ने ये बात कही थी, अगर मान लीजिए हमने अपने नौजवानों को दे दिया, तो इनकी क्या गारंटी है, क्या इनकी मंशा है, ये क्या बाद में हमारी संविधान सभा बना देंगे? ऐसी कोई इनका लिखित वो नहीं था। कुल मिला के फाइनली बात यहाँ पर आके फंस गई कि भैया संविधान सभा पहले बना दो, उसके बाद हम अपने नौजवानों को आपको दे देंगे। मगर चर्चिल इस बात पर अड़ गए, नहीं, हम बाद में करेंगे, माने युद्ध के बाद जो भी परिणाम आएगा, उस युद्ध के बाद हम आपकी क्या करेंगे, संविधान सभा बना देंगे। मगर भारत के नेता इस बात पर अड़ गए कि पहले आप संविधान सभा बनाइए, फिर हमारे नौजवान ले जाइए। अब देखिए उन्होंने क्या किया, देखिए उस समय ब्रिटेन पर एकदम विपदा थी, एकदम कह सकते हैं आफत टाइप का था। उन्हें तुरंत लड़के चाहिए, सेना पूरी करनी थी, न वरना द्वितीय विश्व युद्ध हार जाते। उन्होंने कहा ऐसा करिए, उन्होंने तुरंत एक कमेटी बना दी। उस कमेटी का नाम जो रखा गया था, उस कमेटी का जो नाम रखा था, वो कमेटी का नाम था क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन को ये दे दिया गया कि आप ऐसा करिए, इन भारतीयों की जांच करिए, और जांच करने के बाद अगर जो ठीक है उसकी रिपोर्ट हमको सौंपिए, और रिपोर्ट आने के बाद हम संविधान सभा बना देंगे। बट रिपोर्ट आने के बाद ये बात कही गई। अब देखिए भाई, है कि कमेटी भी आपकी है, और लोग भी आपके हैं, और बनाने वाली भी आप। तो ये कब बनेगी, कैसे बनेगी, इस बात का कोई ठोस उल्लेख नहीं था। इस बात पर हमारे नेताओं ने फिर अपना रुख मोड़ लिया। उन्होंने कहा ये नहीं, हम कमेटी को अस्वीकार करते हैं, हम कमेटी नहीं मानते हैं। हमारी डायरेक्टली हम ये चाहते हैं कि आज ही हमारी संविधान सभा का गठन हो, और उधर आप नौजवान ले जाइए। कुल मिला के हमारे भारतीय नेताओं ने अपने नौजवान देने से इनकार कर दिया। कब तक? जब तक हमारी संविधान सभा नहीं बन जाती है, तब तक हम नौजवानों को नहीं देंगे। फाइनली हुआ कि ब्रिटेन युद्ध हार गया, और हारने के बाद बेटा भाई, जब युद्ध हार गया तो उसके बाद टारगेट पे जो था, वो भारत के नेता थे, ब्रिटेन के जो पीएम थे लॉर्ड चर्चिल, उनके निशाने पे क्या थे बेटा, हमारे भारत के नेता थे। उन्होंने ये बात कही थी कि हम भारत के नेताओं को देख लेंगे, मानी जैसे भी है उनके टारगेट पे थे। उसी समय एक बहुत अच्छी बात थी, ये आपको पता है, सबसे पहले मांग कब हुई थी? बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से की। 1922 में बेटा गांधी जी ने संविधान सभा की मांग की थी।
उसके बाद 1934 में, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना, 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की मांग की थी। 1936 में पीटी नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ से ये मांग करी थी कि हमारी एक संविधान सभा होनी चाहिए। 1937 में जाके फिरोजपुर से, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ से फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये मांग करी थी हमारी एक संविधान सभा होनी चाहिए, मगर अंग्रेज इस बात पर कतई तैयार नहीं हो रहे थे बनाने के लिए। तो बात अब आ गई लड़ाई की। देखिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू आगे हम लोग कर रहे हैं। देखिए यहां से हम लोग क्या हुए बेटा, इसके बाद 1945 में जाके जब सेकंड विश्व युद्ध हार गए ब्रिटेन वाले, उसके बाद उसी समय एक बहुत अच्छी बात ये थी कि लॉर्ड चर्चिल का जो कार्यकाल था, इनका जो 5 साल थे वो पूरे होने वाले थे, माने इनका कार्यकाल पूरा होने वाला था। उस समय क्या हुआ था, 2 दावेदार थे, 2 ब्रिटेन के पीएम के पद के 2 दावेदार थे। एक दावेदार था हमारे लॉर्ड चर्चिल और दूसरे थे लॉर्ड एटली। लॉर्ड एटली, ध्यान रखेंगे नाम, एक थे लॉर्ड एटली और एक थे लॉर्ड चर्चिल। तो पुराने वाले जो पीएम थे वो हमारे थे चर्चिल, लॉर्ड चर्चिल, लॉर्ड चर्चिल थे और लॉर्ड एटली थे। इसके बाद बेटा ये दोनों दावेदार थे पीएम के पद के। तो इसके बाद ये हुआ कि भारतीय नेताओं ने ये सोचा, अगर मान लीजिए पीएम पद कर दोबारा या पीएम बनकर दोबारा चर्चिल आ गए तो हमारे 36 का आंकड़ा हो जाएगा। और ये रुख जो इनका चर्चिल का था वो भारतीय नेताओं के प्रति बहुत अच्छा खासा नहीं था। उस समय भारतीय नेताओं ने ये प्रयास किया कैसे भी की जाए, जो चुनाव है उस चुनाव में जो जीत मिले वो लॉर्ड एटली कहीं ना कहीं जीत जाए। भारतीय नेताओं ने खुलकर, छुपकर, जैसे ही हुआ भारतीय नेताओं ने ये वो करी, सपोर्ट किया और इन्हें लोगों से अपील करी और लोगों से ये कहा, ये गुजारिश की कि भाई अगर आप हमको आजाद देखना चाहते हैं, भारतीय मूल के कुछ नागरिक ब्रिटेन में रह रहे थे, उनसे जाके ये अपील करी थी कि अगर आप लोग हमको आजाद देखना चाहते हैं, हमारे भारत को आजाद देखना चाहते हैं, तो एक बार ऐसा करिए, इनके हित में, भारत के हित में लॉर्ड एटली को वोट कर दीजिए। और ऐसा ही हुआ। और क्या हुआ, जब फाइनली रिजल्ट आया 1945 में जो चुनाव हुए, उस चुनाव का जो परिणाम आया, परिणाम इनके पक्ष में निकला, माने कुल मिलाकर ये ब्रिटेन के एक नए पीएम बन गए। तो जैसे ही ये नए पीएम बने तो इन्होंने हमारे जो भारतीय नेताओं को तोहफा दिया, कह सकते हैं गिफ्ट दिया। इन्होंने ये बात कह दी थी 20 फरवरी 1947 को, कब, 20 फरवरी 1947 को ये बात कह दी थी कि हम भारत को जून 1948 तक आजाद कर दें। ध्यान रखना घोषणा कब की है, 20 फरवरी 1947 को। और कब तक कहा था कि जून 1948 तक हम भारत को हर कीमत पर आजाद कर देंगे। अब ये अनुमान लग गया, एक सुगंध आने लगी कि हम जो आजादी का या गुलामी का जो हमको क्राइटेरिया है या टाइम है वो कब तक है, 1948 तक। 1948 तक हम लोग क्या करेंगे, हम आजाद हो जाएंगे, उससे पहले हम लोग का वो नहीं। ये एक हम लोग को सुगंध आने लगी, यहां तक भी ये क्लियर हो गया। अब देखिए आइए हम लोग बात कर रहे हैं, यहां से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ये बेटा ये ध्यान रखना 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा की गई थी। 20 फरवरी 1947 को घोषणा की गई थी कि हम कब तक आजाद कर देंगे, जून 1948 तक हम लोग ये आजाद कर दिया जाएगा कि भारत को आजाद कर देंगे। कब तक आजाद कर देंगे, 20 फरवरी, ये ध्यान रखना 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा कर दी थी कि हम जून 1948 तक भारत को आजाद कर देंगे। मगर ये क्लियर नहीं था कि मंथ तो क्लियर था मगर ये डेट फिक्स नहीं थी। तो देखिए हम उससे पहले ही हम आजाद हो गए। कब हम आजाद हो गए थे, 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हो गए। अब देखिए यहां पर बेटा ये घोषणा वाली डेट है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कई बार आया है। क्वेश्चन ये कई बार आया कि घोषणा कब हुई थी, तो घोषणा की डेट ही है, मगर ये लास्ट अंतिम कह सकते हैं, अंतिम गुलामी का ये दिन था, इससे बाहर नहीं जाएंगे हम लोग का, ये फिक्स था। चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद देखिए लॉर्ड एटली हमारे पक्ष में थे। कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आता है कि ब्रिटेन के वह कौन से पीएम थे जो भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे, तो वो लॉर्ड एटली होंगे। अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं, मगर लॉर्ड एटली जब पक्षधर बने, कह सकते हैं उनके पक्ष में थे, तो ये नहीं कि पूर्णतः पक्ष में थे, कुछ उनके बोस में थे। तो जब बेटा आजादी दे रहे थे तो उस समय इन्होंने ये मांग करी थी कि हम भारतीय लोगों की या भारत की एक जांच करवाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी जांच करेगी
और जांच करने के बाद हम आपको आजादी दे देंगे, नो डाउट आजादी तो मिलनी है, मगर आजादी कैसे देंगे इस बात पर अभी मंथन था, इस बात पर मंथन होना बाकी था, इस बात पर चर्चा होनी बाकी थी। तो एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम रखा था कैबिनेट मिशन। कई लोगों को यूट्यूब पर पढ़ाया जाता है, कई लोग पढ़ाते हैं कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। अगर आपसे यही क्वेश्चन अब मैं पूछ लूं कि कैबिनेट मिशन का नाम कैबिनेट ही क्यों पड़ा, तो आप नहीं बता पाएंगे, आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। कैबिनेट मिशन का नाम कैबिनेट क्यों पड़ा, तो लॉर्ड एटली के 3 कैबिनेट मंत्री भारत आए थे, या कह सकते हैं 3 मंत्रियों से मिलकर एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी का नाम रखा था कैबिनेट मिशन। क्यों? क्यों वो 3 मंत्री जो थे वो कैबिनेट मंत्री थे और वो तीनों के तीनों कमेटी में शामिल थे, इस वजह से उसका नाम रख दिया कमेटी का कैबिनेट मिशन। मिशन मानी कहीं जाना, टारगेट कहते हैं हम लोग, टूर होता है, तो वो हमारा टूर बन गई। अब ये सर कब आई थी, सर क्यों आई थी, ये सब चीजों पर चर्चा होना बाकी है। तो देखिए अब हम लोग का एक नया टॉपिक एक कह सकते हैं कैबिनेट मिशन। यहां से क्वेश्चन बहुत आता है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। तो बेटा आगमन कह सकते हैं कि भारत में आगमन कब हुआ उसका, तो ये हुआ बेटा 24 मार्च। कब हुआ बेटा? 24 मार्च 1946 को ये हुआ था। ये भारत पहली बार आई थी कैबिनेट मिशन, इसलिए इसका नाम पड़ गया कैबिनेट मिशन। इसमें 3 लोग थे। अब सर आपके दिमाग में आ रहा सर वो 3 लोग कौन कौन से थे, तो मैंने आपको बताया कि जो पैट्रिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे और स्टेफन क्रिप्स थे। कौन कौन थे, ध्यान रखना नाम। पैट्रिक लॉरेंस थे नंबर 1, ये अध्यक्ष थे। कुछ किताबों में ये बात गलत मिलती है कि ये अध्यक्ष नहीं थे, ये बेटा अध्यक्ष थे। पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष बन के आए थे, मानी पूरी कमेटी के हेड थे। और दूसरे व्यक्ति थे एबी अलेक्जेंडर, और तीसरे व्यक्ति थे इनका नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स, मानी शॉर्ट में कह दीजिए क्रिप्स व्यक्ति थे। ये तीनों व्यक्ति आए, इन्होंने जांच करी, जांच करने के बाद इन्होंने 2 सुझाव निकाले, मानी कुल मिलाकर पूरे भारत में घूमे और जांच करने के बाद अपने सुझाव में 2 निष्कर्ष निकाले, 2 बातें कही। पहली बात ये कही कि आपकी जो संविधान सभा होगी उसमें 389 लोग होंगे, पहली बात ये है। और जब तक आप संविधान नहीं बना लेते हैं तब तक आप क्या करेंगे, 14 लोगों की एक अस्थायी जानते हैं टेम्परेरी जिसे कहते हैं, टेम्परेरी एक सरकार बनाएंगे और वो सरकार तब तक क्या करेगी, भारत का शासन चलाएगी। ये हमारे नेताओं से ये कमेटी कह रही है। हमने कमेटी की दोनों बातें स्वीकार कर ली। हमने कहा ठीक है, हम 389 लोग भी रख लेंगे, जो संविधान सभा बनाएंगे उसमें 389 लोग होंगे। और तब तक अगर कमेटी हमारी नहीं बन रही है, जब तक हमारी संविधान सभा नहीं बन रही है, तब तक हम एक 14 लोगों की अस्थायी एक टेम्परेरी सरकार भी का गठन कर ले रहे हैं। तब तक वो सरकार हमारा क्या करेगी, भारत का शासन चलाएगी। हमने दोनों बातों को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जाके अपने पीएम लॉर्ड एटली को सौंपी। लॉर्ड एटली ने यही 2 बातें रखी, हमने उनकी दोनों बातों को स्वीकार कर लिया। फाइनली ये हुआ कि हमको आजादी मिल गई। आजादी देने का कहीं ना कहीं इनमें इनका योगदान रहा है। ऐसा नहीं कि केवल इन्होंने आजादी हमको दे दी, हमने संघर्ष किया था। आजादी ऐसे नहीं मिली है भाई। आजादी का आपको पता है, आपने कहानी सुनी है, नेहरू ने, गांधी जी ने, भगत सिंह ने, तमाम हमारे जो क्रांतिकारी लोग हुए इन्होंने योगदान दिया है। तो ऐसे नहीं ये मजबूर होकर इन लोगों ने वो किया है। इसके बाद हमने इनकी शर्त भी मान ली, फिर उसके बाद इन्होंने कह दिया ठीक है हम आपको आजादी दे रहे हैं। फिर ये लोग आजादी देकर, और हम लोगों ने क्या किया, आजादी इनसे ले ली, आजादी हमको मिली थी। मिलने के बाद सामने समस्या ये आई कि भाई 389 लोगों की एक जो संगठन होगा या जो कमेटी होगी वो कैसे बनेगी, वो समस्या थी। उनका गठन कैसे किया, माने कुल मिलाकर 389 लोग कहां से लिए जाएंगे, ये सामने समस्या थी। तो अंग्रेज ने ये बात बताई थी। क्या बताई थी, ये आपको पता है कब आई थी? ये आई थी, 3 लोग थे, ये आपको याद रहेगा। पैट्रिक लॉरेंस, इसके अध्यक्ष में लिख दे रहा हूं, अगर आपको नहीं लग रहा तो मैं अभी आपको कहानी सुना रहा हूं। फिर एक पीपीटी के माध्यम से हम लोग पूरा एक अच्छे से व्यवस्थित आपको हम बताएंगे, और आपको पूरा एक नोट्स मिलेगा पीडीएफ के माध्यम से। पैट्रिक लॉरेंस ये पूरा अच्छे से हम आपको बताया जाएगा, वो एक बाय कायदा लिखा होगा। अभी हम आपको एक कहानी सुना, जीएस को कैसे पढ़ा जाता है। लोगों ने एक मानसिकता बना रखी है कि जीएस एक हार्ड सब्जेक्ट है, और मैंने पीछे से एक मुहिम लेके चल रहा हूं कि जीएस से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। वो मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे इजी। तो आइए हम लोग बात कर रहे हैं बिना टाइम गंवाए हुए कि 389 लोग कैसे कैसे चुने जाएंगे,
इस बात पर हम लोग चर्चा करने वाले। तो हमारा जो कैबिनेट मिशन था बेटा, तो कैबिनेट मिशन में बेटा जो 389 लोग थे, वो कहाँ-कहाँ से चले जाएंगे, इस बात पर हम लोग चर्चा करना बाकी है। आइए 292 सदस्य 11 प्रांतों से चुने जाएंगे। अब 11 प्रांत क्या थे सर? आइए धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी मैं आपको बता दूंगा। 4 बेटा चीफ कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, दिखने में मुझे नहीं लगता है, मेरी तरफ से क्वालिटी एकदम अच्छी है, मेरी टेक्निक टीम लगातार काम कर रही है। और 93 कह सकते 93 देसी रियासतें, देसी रियासतें, ठीक है। तो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि बेटा देसी रियासतें, तो थोड़ी सी, तो देखिए यहाँ पर यह कहा गया था कि 92 जो सदस्य हैं वो 11 प्रांतों चुने जाएंगे। अब 11 प्रांत क्या होते हैं सर? 11 प्रांत उसे कहते हैं जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन हुआ करता, जहां पर अंग्रेज डायरेक्ट शासन करते थे। इन्हें कहा कि 11 लोग, 292 लोग कहां चुनोगे? हमारे जहां पर हमारा डायरेक्ट शासन है, जाते जाते भी अपना सर दिखा के जाएंगे। और 4 लोग वहां से चुनोगे जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां से चुनोगे। उस समय थे कौन कौन? तो उस समय देखो बेटा, दिल्ली था, हमारा अजमेर था, कह सकते मारवाड़, एक कुर्क था, एक बलूचिस्तान था। कुर्क हमारा पड़ता है कर्नाटक में। ये 4 थे, ध्यान रखना। कौन कौन से? दिल्ली था, और हमारा अजमेर था, अजमेर माने मारवाड़, एक कुर्क, कुर्क पड़ता है हमारा कर्नाटक में, और एक हमारा बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है प्रेजेंट। ये 4 हमारी चीफ कमिश्नरी थी, यहाँ से 4 लोग चुने जाएंगे। और 93 देसी रियासतें थी। जो देसी रियासतें किसे कहते हैं? जहां का शासन राजा रजवाड़े किया करते थे, जहां का शासन राजाओं के हाथ में हुआ करता, वो वहां के राजा क्या करेंगे बेटा? वहां से क्या करेंगे? 93 लोग चुनकर आएंगे। ऐसे करके हमारे 389 लोग चुने जाएंगे। तो ऐसे बना के एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी का नाम रखा जाएगा कैबिनेट मिशन। इस बात पर आप ध्यान दीजिए। तो ऐसे करके अब ये समस्या थी कि सर ये कैसे चुने जाएंगे? चलिए ये तो डिवाइडेशन हो गया। अब आधार क्या होगा इनका चुनने का? काले और गोरे का आधार पर चुने जाएंगे, हाइट माने लंबा और चौड़ा के आधार पर चुने जाएंगे, माने आधार क्या होगा चुनने का? उसके पीछे रीजन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या सर डायरेक्ट चुने जाएंगे, जैसे मॉनिटर चुना जाता है क्लास में, ऐसे चुन लिए जाएंगे? उसके पीछे कोई रीजन तो होगा। हाँ आइए मैं बताता हूँ। चलिए इनका डिवाइडेशन बात कर रहे हैं, तो इसका डिवाइडेशन के बाद हम एक अगली क्लास लेकर आएंगे, उस क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और ये हमने एक कहानी, एक छोटा सा प्रयास हमारी तरफ से था। और आज की क्लास कैसी लगी आपको, ये आप लोग जरूर बताइएगा, और मैं आपका वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। तो ये जरूर बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में, मैं आपका कमेंट में जरूर वेट करूंगा। साथियों जय हिंद, जय हिंद, जय